इस तरीके से तैयारी करनी है कि पार्ट ए और पार्ट बी में से कुछ ऐसे टॉपिक्स को आपको सेपरेट करके तैयारी करनी है ताकि आपका सिलेक्शन जो है निकल सके आसानी से। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए फुल डिटेल में सिलेबस के बारे में। तो आरआरबी पैरामेडिकल 2024 के अंदर जो वैकेंसी आपको दे रखी है उसके अंदर आपको जो सिलेबस पढ़ना है दोस्तों, उस सिलेबस की फुल डिटेल्स में हम आज चर्चा करने वाले, क्योंकि आरआरबी ने जो दिया है हमें सिलेबस, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का नाम दिया है। वहां पे आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कौन कौन से टॉपिक्स जो है हमें पर्टिकुलर इंक्लूड करने हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, खूब सारी चर्चा आज हम करने वाले हैं। और इसके साथ ही मैं बता देता हूं आपको कि आपको फुल डिटेल में सिलेबस के अंदर भी कुछ ऐसे टॉपिक भी ध्यान में रखने हैं जहां से क्वेश्चन आपका 100% बनेगा दोस्तों। और कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको आप मार्क करके रख लेना, उन टॉपिक्स को पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 100% आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो बिल्कुल हम पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर उन टॉपिक्स की बात करेंगे जो आपको पढ़ने हैं, और कुछ टॉपिक्स आपको जो स्किप करने होंगे, क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर के अंदर भी वहां टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे, तो उन्हें हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से स्किप करने हैं, तो वीडियो को अंत तक आप आराम से देखिएगा। एक एक की अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके आरआरबी पैरामेडिकल हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर जो वैकेंसी है, उसमें आपके दो पार्ट में जो पेपर आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपको पता है आपके 70 मार्क्स का है और पार्ट बी आपके 30 मार्क्स का। तो पार्ट ए के अंदर आपका क्या है, क्वालिफिकेशन वाला पार्ट है। क्या है क्वालिफिकेशन, जिसमें आपका डिप्लोमा या डिग्री आपने जो भी कर रखा हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर के अंदर, तो यहां से आपका पूरा पूरा पोर्शन पूछा जाएगा। और इसके रिगार्डिंग जो है सब्जेक्ट के नाम आरआरबी ने आपको दिए हैं। अपन बात करेंगे पार्ट बी के अंदर। तो पार्ट बी में आपका नॉन टेक्निकल जो पोर्शन है, नॉन टेक्निकल की बात करें, आपके जितना भी इंडिया जीएस दे रखा है, इसमें मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस का पोर्शन भी दे रखा है। ये आपके कंप्लीट जो है 30 नंबर का है दोस्तों। तो यहां पे देखो, आपको एक इस तरीके से तैयारी करनी है कि पार्ट ए और पार्ट बी में से कुछ ऐसे टॉपिक्स को आपको सेपरेट करके तैयारी करनी है ताकि आपका सिलेक्शन जो है निकल सके आसानी से। ठीक है, और एक विशेष और आपको ध्यान रखना दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें दे रखी है आपको। तो अब आपको तैयारी जो है ना, जो आप टॉपिक को जो सेपरेट करोगे, उन टॉपिक को भी आपको इतने बढ़िया तरीके से उनके कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे कि आंसर लगाते समय आपको पूरा पूरा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यही इसका आंसर होगा। नहीं तो आपके नेगेटिव मार्किंग के तहत जो है मार्क्स भी जो है वो कट हो सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे सबसे पहले पार्ट ए का सिलेबस जो है आपका, उसके बारे में, और उसको देखो डिटेल में पढ़ते हैं अपन। तो यहां पे देखो, फर्स्ट अपन बात करते हैं आपके इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन हेल्थ एंड डिजीज। ये पोर्शन दे रखा आपके यूनिट 1। मैंने कंप्लीट सिलेबस को एनालाइज करके आपके यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया है, और सब्जेक्ट जो आपका उसमें दे रखा है नाम, उसकी भी मैं बात करूंगा। तो आप क्या करेंगे कि उस पूरे को आप एक यूनिट के अंदर डिवाइड करके बना सकते हैं कि इतने यूनिट हमें पढ़नी है दोस्तों, और उसके अंदर भी क्या क्या पढ़ना है, तो हम पूरा डिटेल में विश्लेषण इसका कर लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का पूरा पोर्शन दे रखा है। अब न्यूट्रिशन में भी क्या पढ़ना है अभी अपन बात करेंगे। हेल्थ एंड डिजीज के बारे में, तो क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ फूड के बारे में पढ़ना है। बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव फूड, इनके बारे में आपको पढ़ना है। प्रोटेक्टिव फूड इनमें से कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है ना, कौन कौन से सिलेबस में है, तो देखो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स जो हैं आपके सिलेबस में दे रखे हैं। इनसे संबंधित जितनी भी इनकी डिटेल्स, यानी इंट्रोडक्शन, इनके फंक्शन जो हैं, इनके सोर्स हैं, और डाइटिक रिक्वायरमेंट ऑफ इच, यानी पर्टिकुलर के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए। फिर हम बात करें कि न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ डिफरेंट लोकली अवेलेबल फूड स्टफ्स। तो जितने भी आपके सामान्य हम बात करें कि फूड जो है उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूछी, यानी कितनी मात्रा में उनका वैल्यू जो है होना चाहिए, ये पोर्शन आपको याद रखना है। फिर आपकी थर्ड यूनिट है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहां पे हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर को पोषक तत्व सारे के सारे जो है मिल जाए, उस डाइट को हम क्या कहें, बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, उससे हमारा जो है स्वास्थ्य जो है वो क्या रहे, ठीक रहे।
तो उस बैलेंस डाइट को हम स्वस्थ आहार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बैलेंस डाइट या फिर स्वस्थ आहार। इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें आपके इंक्लूड होनी चाहिए, हम बात करेंगे आपके। इसमें आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। इसकी डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन पढ़ने के बाद WHO ने भी एक डेफिनेशन दे रखी है बैलेंस डाइट की, इसका क्वेश्चन भी आ रखा है आपके, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर आता फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड ऑन प्लानिंग मील्स, ठीक है। इसके साथ फिर आपको बैलेंस डाइट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट जो न्यूट्रिशनल वो इंक्लूड करनी है। और एक चीज दे रखा आपके, देखो रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेशल ग्रुप, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेशल ग्रुप। स्पेशल ग्रुप के लिए न्यूट्रिशनल यानी पोषक तत्वों की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती हैं, जैसे कुछ ग्रुप यहाँ पे दे भी रखे हैं। जैसे हम बात करें हाइपरटेंसिव पर्सन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, नेफ्राइटिस पेशेंट है उसके लिए क्या रहती है, कोई डायबिटिक पेशेंट है या फिर कोई हार्ट पेशेंट है, समझिए आप। तो न्यूट्रिशनल चार्ट इनके लिए आपके सिलेबस में दे रखे हैं, यहां से आपको पढ़ना होगा। फिर आता है एक टॉपिक आपके सिलेबस में दोस्तों, माल न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में? माल न्यूट्रिशन, जिसको हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कुपोषण। ये कुपोषण क्या होता है, इसके कोजेज क्या हैं, और प्रिकॉशन फॉर माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन के प्रिकॉशन के बारे में पढ़ना है। और इसके अंदर आपके डिसऑर्डर भी पढ़ने हैं आपको, यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अपन बात करेंगे प्रिजर्वेशन के बारे में। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड यानी कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण, प्रिजर्वेशन का दे रखा है। जिसमें हम बात करें जनरल प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड हाउस होल्ड मेथड, यानी प्रिजर्वेशन क्या होता है, प्रिजर्वेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है ना, प्रिजर्वेशन का इंडिकेशन क्या है, यानी ये क्यों करना चाहिए। या फिर हम बात करें कि प्रिजर्वेशन फूड के प्रिजर्वेशन की कौन कौन से मेथड हैं, तो 2 मेथड आपके सिलेबस में दे भी रखे हैं, फिजिकल और केमिकल मेथड। फिजिकल में भी अपन कौन कौन सी विधियां यूज करते हैं, और केमिकल के अंदर कौन कौन से केमिकल्स को हम प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं, तो वहां से आपके क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं सैनिटरी इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है, उसमें आपके सबसे पहला दे रखा वाटर। तो वाटर में क्या क्या पढ़ना है, सोर्सेज ऑफ वाटर, वेरियस यूजेज ऑफ वाटर और इट्स नीडेड, यानी इसके वाटर के सोर्स कौन कौन से हैं और इसकी नीड क्यों होती है, ये आपको देना। तो देखो सैनिटरी इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है दोस्तों, वहां ये आपको पढ़ना तो है, लेकिन आप 2019 और 13 का पेपर भी उठा के देखना, ठीक है। सैनिटरी इंजीनियरिंग से क्वेश्चन जो है बिल्कुल सीधा साधे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए, अभी मैंने न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसी है जितने भी, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है, और कुछ डिजीज और है आगे हम बात करेंगे, वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये एक बार आपको क्या करना है, इसको पढ़ना ही है, यहां से आपको सुपरफिशियली कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है भाई। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, इसमें फिर आपके इट्स नीडेड और फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड फॉर पोर्टेबल वाटर सोर्स, नेचर ऑफ पॉल्यूशन ऑफ वाटर और प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इन लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल, ठीक है। प्यूरिफिकेशन के बारे में दे रखा है, प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर इन लार्ज एंड स्मॉल स्केल, प्रोविजंस फॉर सैनिटरी वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, प्लम्बिंग सिस्टम। तो वाटर से संबंधित जो है जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इनको सिर्फ और सिर्फ आपको दोस्तों सुपरफिशियली ही पढ़ना। अगर कोई आपको कह रहा है कि यहाँ से आपके डिटेल में क्वेश्चन आएगा, तो नहीं आएगा दोस्तों, पेपर उठा के देख लेना, आपको खुद को भरोसा हो जाएगा, ठीक है। जहां से क्वेश्चन आ रहा है मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगा दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन जो आ रहा है आपके इस वाले पोर्शन से आ रहा है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लगा लेना। यहां से क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, न्यूट्रिशन को इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, एयर के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर में क्या क्या चीजें होती है, और एयर पोल्यूशन पढ़ना है, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, नेचर ऑफ पोल्यूटेंट, एस्टिमेशन ऑफ लेवल ऑफ पोल्यूटेंट। तो यहां से आपको ये याद रखना है, एस्टिमेशन ऑफ लेवल पोल्यूशन वगैरह, ये यहां से क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर आता आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट से लेकर के क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अच्छा एमसीक्यूज बनता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ जो है, जैसे रेडिएशन इवेपोरेशन है और उनके मेजरमेंट हैं, और जो पोल्यूटेड एयर है उनको भी मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, और उनकी जो वैल्यू, उनकी जो यूनिट है, यहाँ से भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर हम बात करें, देखो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल जो है सैनिटरी इंजीनियरिंग के अंदर आपका जो टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट इन द कम्युनिटी, पॉल्यूटिंग इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो जितने भी आपके सॉलिड वेस्ट के टॉपिक हैं, ठीक है, वो मैंने बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना, बता भी दिए हैं, ठीक है। और यहाँ से सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही बनते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक आध क्वेश्चन जो है वो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपन
लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है ना, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल, क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट के क्लासिफिकेशन जिसमें फिजिकल, केमिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड वेस्ट, ठीक है, ये याद रखना, इसका क्लासिफिकेशन फिजिकल, केमिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल। हेल्थ हजार्ड रिलेटेड टू एक्यूमुलेशन ऑफ लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट के एक्यूमुलेशन से जो नुकसान हो रहा है वो उसके बारे में। और इसके साथ बात करें कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सैनिटरी सीवरेज सिस्टम, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन यानी कि उसकी बनावट के बारे में, सीवरेज की बनावट और मेंटेनेंस के बारे में जो है ये आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ना है। और यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैप्स, पॉल्यूशन ऑफ वाटर सोर्सेज फ्रॉम सीवरेज एंड इस डिसइंफेक्शन, ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी। फिर आता है आपके सैनिटरी इंजीनियरिंग में 5 नंबर पे यूनिट में दे रखा है नाइट सॉइल डिस्पोजल, और फिर आपके ब्यूरियल एंड क्रीमेशन, ग्राउंड एंड मास कैजुअलिटी डिस्पोजल, जो आपके शमशान घाट से रिलेटेड भूमि है और उसके निपटान से संबंधित जो पार्ट है, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक ही है। तो सोइल सैनिटेशन, ठीक है ना, सोइल सैनिटेशन है, यहां से आपका क्वेश्चन जो है एक आध क्वेश्चन बनता है यहां से, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आगे आपके हाउसिंग क्राइटेरिया वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें। सैनिटेशन मेजर्स इन फेयर्स, फेयर्स के अंदर जो सैनिटेशन मेजरमेंट है, फेस्टिवल, नेचुरल, ठीक है ना, और क्लेमाइट्स, मास कैजुअलिटी डिस्पोजल, तो ये टॉपिक जो है आपके सैनिटरी वाले पार्ट्स के अंदर दे रखे हैं दोस्तों, ठीक है। अब आता है कि जैसे आप डिप्लोमा वगैरह अगर किया होगा आपने, तो सैनिटरी इंजीनियरिंग के अंदर खूब सारा डिटेल्स में दे रखा दोस्तों, तो खूब सारे डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, यहाँ से मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, ठीक है ना, कम क्वेश्चन आते हैं आपके इस वाले पार्ट से, ठीक है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, बैलेंस डाइट, माल न्यूट्रिशन, यहाँ से उनके डेफिशिएंसी रिलेटेड, पीईएम से रिलेटेड वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो वो आपको वहाँ पे याद रखना है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, और आगे बात करने से पहले ही बता देता हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, कम्युनिकेबल्स एंड या फिर लगा लेना नॉन कम्युनिकेबल, सीधा सीधा दे रखा आपके सिलेबस में, और बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, खूब सारे डिजीज हैं, उनके साथ ही डिजीज की थ्योरी और उनके साथ ही उनका प्रिवेंशन, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इन टॉपिक्स को मैं अभी भी कहता हूं इतना अच्छे से पढ़ना है कि यहां से आपके जो भी क्वेश्चन आए वो गलत नहीं हो, और आपका सिलेक्शन भी कुछ टॉपिक्स हैं वहीं से हो जाएगा, बाकी फालतू का आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। कम्युनिकेशन का आपको देखो डिजीज का क्या क्या पार्ट पढ़ना है, दोनों के लिए बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन, टर्मिनोलॉजी इनसे रिलेटेड, मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, ठीक है ना, फैलने के क्या क्या तरीके हैं, जनरल मेजर्स फॉर प्रिवेंशन, रोकने के मेजरमेंट, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों के ही, और रोल ऑफ हेल्थ वर्कर का क्या रोल होता है इसको रोकने के लिए। तो इन टॉपिक्स को आप इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं इम्यूनिटी और इम्यूनाइजेशन, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या होता है, इनका पर्पज क्या होता है, टाइप क्या होता है, इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, और नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर प्रिवेंशन ऑफ मेजर कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि बीसीजी, डीटीपी, पोलियो, ठीक है, मिसल्स, टाइफाइड वैक्सीन। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ही पूरा दे दिया है आपके सिलेबस में, ठीक है ना। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यानी जो आपके राष्ट्रीय टीकाकरण सूची है दोस्तों, ठीक है ना, टीकाकरण पूरा ही दिया है, और कुछ टीका के यानी कुछ वैक्सीन के आपको नाम भी दिए, तो इन वैक्सीन के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्वेश्चन आपसे यहीं से आएंगे। फिर आता है डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है डिसइंफेक्शन के बारे में, और स्टरलाइजेशन टेक्निक जो हम छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं, तो यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं भाई। फिर आता देखो पर्सनल हाइजीन, नेक्स्ट जो यूनिट आती है पर्सनल हाइजीन के बारे में, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है ना। पर्सनल हाइजीन का मतलब हो गया आपके कि हाइजीन जो व्यक्तित्व हाइजीन कह सकते हो, पर्सनल यानी हेल्थ हैबिट्स एंड प्रैक्टिस, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन। तो इसका जो रोल होता है, जितने भी हम एक्टिविटीज करते हैं बॉडी संबंधित, तो उससे रिलेटेड आपका पार्ट स्किन केयर, क्लीननेस, डेंटल केयर, ठीक है, और केयर ऑफ हैंड वॉशिंग वगैरह, हैंड वॉशिंग के स्टेप्स हो गए, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंस, फूड वैल्यू हो गई, न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें जो आपके इसमें ऐड हो गई। फर्स्ट एड की बात करते हैं, फर्स्ट एड से भी क्वेश्चन आपका आता है, फर्स्ट एड है, और इसके साथ ही मैं बता देता हूँ वाइटल साइन नहीं दे रखा, लेकिन वाइटल साइन से क्वेश्चन आता है दोस्तों, वाइटल साइन भी याद कर लेना, ठीक है, वाइटल साइन। हेल्थ स्टैटिक्स दे रखा है, आरआरबी ने सिलेबस में सीधा लिखा हुआ हेल्थ स्टैटिक। पब्लिक हेल्थ एक्ट के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, बिहेवियरल साइंस है, हेल्थ एजुकेशन है, और एड्स प्रिवेंशन, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना दोस्तों, यहीं से आपके क्वेश्चन जो है बढ़ जाएंगे, समझ गया। बाकी आप अगर, ठीक है, अदर जो भी
एकेडमी के दौरान जो टॉपिक्स इसमें ऐड किए हैं आपने, ठीक है, तो सुपरफिशियली आपने पढ़ा हुआ है तो कोई इशू नहीं, ठीक है ना। देखो अगर आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा 5% पढ़ भी लेंगे तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन जो सिलेबस में दे रखा है ना, हमें आरआरबी का एग्जाम फाइट करना है, तो जो सिलेबस में हमें दे रखा है तो उन टॉपिक्स को हमें पहले प्रायोरिटी देनी है, उन टॉपिक्स को हमें पहले पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे वहीं से आने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है दोस्तों 70 नंबर का पूरा पूरा पोर्शन था, ठीक है। अब अपन बात करते हैं पार्ट बी के बारे में, जो आपका 30 नंबर का पोर्शन है, इसको भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो 30 नंबर के पोर्शन में आपके जनरल अर्थमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स का जो पार्ट है उसमें दे रखे हैं आपके नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम वर्क है, टाइम डिस्टेंस है, इंटरेस्ट का पार्ट है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके, और प्रॉफिट और लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। फिर हम बात करें रीजनिंग के अंदर भी आपके अल्फाबेटिकल, नंबर सिस्टम, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, वेन डायग्राम वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है रीजनिंग का पार्ट जो है, ठीक है, जो बेसिक रीजनिंग पूछी जाती है दोस्तों एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सारा पार्ट भी आपके सिलेबस में, ठीक है। फिर आता है जीके का। तो देखो यहां आपको डाउट होगा कि सर क्या क्या पढ़ा है, ये बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो यहां पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पहले ही दे रखा है करंट अफेयर्स के बारे में, फिर आपके आ जाएगा इंडिया की ज्योग्राफी, कल्चर और हिस्ट्री, फिर आपके कुछ पार्ट दे रखा आपके इंडियन पॉलिटी का, और कुछ पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमी को करंट के साथ कोरिलेट करना है, एनवायरमेंटल इशू, ठीक है, और स्पोर्ट्स का पार्ट आ गया, और कुछ साइंस टेक का पोर्शन जो अभी करंट में चल रहा हो, ठीक है ना। तो वहां से जनरल साइंस आपके 10th लेवल तक की सीधा लिखा हुआ है, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है ना, जो लाइफ साइंस के बारे में दे रखा है। तो वैसे ही आपके इसके पार्ट ए के अंदर भी कुछ जगह पे ये ऐड हो जाएगी आपके, तो बिल्कुल आपका पार्ट बी भी जो है इस सिलेबस, ये इसका जो सिलेबस है ये कंप्लीटली आपने डिस्कस किया है, ठीक है। अब एक चीज बताता हूँ आपको कि किस प्रकार से आपको इसकी तैयारी करनी है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ आपको कि देखो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कैसे करें, तो देखो जो मैंने आपको पार्ट ए का सिलेबस बताया दोस्तों, पार्ट ए का जो सिलेबस बताया है इसकी हम बात करते हैं। अगर इन टॉपिक्स को दोस्तों, अगर इन टॉपिक्स को आप डिवाइड करोगे ना, ठीक है, मैंने अच्छी तरीके से इसको सिस्टमेटिकली, ठीक है ना, करवा रखा है, ठीक है ना। और मैं बात करूं यहाँ पे कि अगर आप भी इसी वे में अगर करते हैं और उसके साथ में आपको क्या क्या पॉइंट्स ऐड करने हैं, क्या क्या एमसीक्यूज लेने हैं, तो बिल्कुल देखिएगा। जैसे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस में जो है न्यूट्रिशन, ठीक है। अब इस न्यूट्रिशन वाले टॉपिक को आप कंप्लीटली अच्छे से इसकी क्या पढ़िए, पहले तो थ्योरी पढ़िए, ठीक है अभी आपके पास समय, अच्छे से आप इसकी थ्योरी को क्या करें, क्लियर करें। इस थ्योरी को क्लियर करके दोस्तों आप क्या करें, जो पीवाईक्यू हैं एमसीक्यूज, उनको देखें कि इस थ्योरी से आपके क्या क्या एमसीक्यूज जो हैं पूछे गए हैं, और फिर आप इसके अंदर क्या यूज ऐड करोगे। आप जो एमसीक्यूज बना रहे हो, यानी कि टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं कि कैसे टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं, अगर ये बनाना आप सीख जाओगे तो आपके फिर सिलेक्शन को नहीं रोक सकता। तो ऐसे करके आप एक एक टॉपिक को लोगे ना दोस्तों, तो लगभग आपके जो ये हैं जितने भी, अभी मैंने सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को मैं डिवाइड करूं, आपके सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, जैसे सैनिटरी के टॉपिक हो गए, ठीक है, न्यूट्रिशन, डिजीज वगैरह, सारे के सारे अगर ओवरऑल भी आप करोगे तो लगभग, यानी कि अबाउट, अगर मैं मान के चलूँ आपके अबाउट जो है 20 से 22 टॉपिक बनते हैं, मेजर 20 से 22 टॉपिक, ठीक है। इन 20 से 22 टॉपिक को पढ़ के पर्टिकुलर टॉपिक के अनुसार आप क्या करो, अगर एमसीक्यूज लगा लेते हो, ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेबस कवर अप, और कुछ भी नहीं करना है। फिर ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लगानी है टेस्ट सीरीज, क्या लगानी है, टेस्ट सीरीज लगानी दोस्तों। और टेस्ट सीरीज का रिजल्ट जो आपका शो होता है दोस्तों, रिजल्ट जो आपका शो होता है उसके अकॉर्डिंग आपको फिर क्या अपनाना है, रिवीजन मेथड अपनाना है। क्योंकि टेस्ट के अंदर आपको क्या होगा, कुछ टॉपिक आपके अच्छे तरीके से तैयार हैं तो वहां से क्वेश्चन आपके कैसा भी आएगा आप कर लोगे। कुछ टॉपिक्स में आपकी कुछ कमियां रह रही है तो उन टॉपिक्स को आप रिवीजन मेथड्स में डालो और वापस से फिर आप क्या सोल्व करोगे, एमसीक्यूज। यही जो तरीका आपको जो है एक सर्कल की बात है अपनाना दोस्तों, ठीक है। और मैं इसी तरह ही से ही, यानी टॉपिक वाइज पढ़ा के टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यूज करवा रहा हूं, और इसी वे में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी सारी की सारी। तो अगर आप मेरे साथ जुड़कर भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर क्या करें, तो उसके लिए आप जो है सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से ऐप दे रखा है, बिल्कुल आप डाउनलोड करें। इसके अंदर जाओगे तो हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर आपको बैच मिल जाएगा, जिसमें आपका पार्ट ए
और पार्ट बी बिल्कुल सेपरेट तरीके से चल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें आपको मैंने कहा था कि टॉपिक पहले आपका टॉपिक और टॉपिक के बाद प्रत्येक टॉपिक के एमसीक्यूज और फिर आपकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी आपको, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल होगी और बिल्कुल आपको इसके साथ ही आपको रिवीजन मैं खुद करवाऊंगा शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर। रिवीजन मैं खुद करवाऊंगा शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर सिलेबस होने के बाद। तो बिल्कुल आप इसको डाउनलोड करके विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें, और अगर पैरामेडिकल से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई टॉपिक से रिलेटेड भी आपको डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट्स करें, मैं उस टॉपिक को आपके करवाऊंगा, ठीक है भाई। तो धन्यवाद।